अरुण जी आवाज कट गए। जी गुरुजी आ गई, आ रही आवाज। कहने का तात्पर्य यह है महोदया कि चंद्रमा का फल सूर्य के मास में प्राप्त होता है। एक चंद्रमा मास का में एक मास में चंद्रमा के अशुभ स्थानों, मान लीजिए चंद्रमा शुभ स्थान का गोचर करके अगर उस गोचरस्थ राशि से निकला तो सूर्य जब वहां आएंगे तो चंद्रमा के विचार में भी हम सूर्य को ही विचार करेंगे। समझे ना? अब आपको समझ में आए या ना आए, सिद्धांत अपना सिद्धांत होता है। अब कैसे होता है अब अभी बताइए, चंद्रमा से मंगल भी तो गोचर में फल दे रहा है, बुध भी तो फल दे रहा है, चंद्रमा से गुरु भी तो फल दे रहा है। इन सब की अपेक्षा चंद्रमा का जो स्वयं का फल है वो कम दिनों का फल है। तो अपना फल सूर्य मास में प्रकट करता है। अब मान लीजिए कर्क राशि में वह अशुभ हुआ, किसी मान लीजिए किसी राशि वाले के लिए कर्क राशि उसका अशुभ स्थान है, चंद्रमा वहां पर गया और वहां का फल 54 घंटे में जो दिखाया तो दिखाया। अब जब सूर्य कर्क राशि में आएंगे तो उस लगन वालों के लिए वो चंद्रमा का अशुभ स्थानस्थ फल देंगे। ये तात्पर्य है। जी क्योंकि शास्त्र कहता है कि चंद्रमा में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह अकेले 1 महीने तक किसी गोचर का, गोचर माने क्या है, हर क्षण कोई ना कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है ना? जी बिल्कुल। तो चंद्रमा जो होता है वो, अब देखिए एक बात और देखिए, इससे और पता चलेगा। चंद्रमा जब 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है तो नक्षत्रों को भी कम ही समय में वो भोगता है ना। जी बिल्कुल। और बाकी बाकी ग्रह उसका अधिक काल तक भोग करते हैं। जी तो इसीलिए क्योंकि चंद्रमा का अवधि कम है और चंद्रमा की गति तेज है अन्य ग्रहों की अपेक्षा, इसीलिए गोचर का विचार जो होता है चंद्रमा से ही होता है। तो चंद्रमा से जब चंद्रमा का गोचर विचार करेंगे तो उसमें हमको हमने अच्छा, शास्त्राकार ने युक्त एक क्यों नहीं कहा कि बुध चंद्रमा का फल दे, मंगल चंद्रमा का फल दे, गुरु चंद्रमा का फल दे, शनि चंद्रमा का फल दे, शुक्र चंद्रमा, सूर्य को ही क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वह चंद्रमा के मित्र भी हैं और दोनों पदवी में राजा और रानी भी हैं। ये मानते हैं ना? हाँ जी। तो बताइए कि पत्नी का फल पति को कुंडली में प्राप्त होता है पत्नी की कुंडली से कि नहीं? जी गुरुजी। और पति का कुंडली से पत्नी को फल प्राप्त होता है कि नहीं? जी तो एक सिद्धांत ये भी है कि चंद्रमा का फल सूर्य देवता के राशि प्रवेश से भी प्राप्त किया जाता है। अब मानना न मानना तर्कों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर इसमें उलझना है, आप उलझे रहिए और इसको प्रैक्टिकल कीजिए, परीक्षण कीजिए, तब आपको स्वयं पता चलेगा। जी ठीक है ना? गुरुजी। हाँ, हमें तो लगता है कि अब किसी प्रकार का किसी को सिद्धांत कोई आवश्यकता न होगी इसमें उलझने की। क्या? दूसरा है तर्क इसके ऊपर कि देखिए चंद्रमा
का जो 54 घंटे का फल होता है वह देखा जाता है। मान लीजिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को 32वें घंटा में चंद्रमा के गोचर काल में कोई बीमारी उत्पन्न हुआ, कोई बड़ी बीमारी या कोई लंबी बीमारी हुआ, तो आपके अनुसार तो चंद्रमा अगर अशुभ राशि में वो बीमारी उत्पन्न हुआ और फिर 54 घंटा के बाद 55 घंटे में वो प्रवेश करेगा तो बीमारी खत्म होनी चाहिए, यही ना होना चाहिए साधारणतः गोचर में। जी गुरुदेव। बताइए। जी लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब जब लंबी बीमारी अगर चंद्रमा से उत्पन्न हो गया तो वो बीमारी 55 घंटे में खत्म होने वाली नहीं है। तब आप प्रश्न कीजिएगा फिर चंद्रमा का गोचर 54 घंटा में क्या है। तो ये घटनाओं को बताता है, ये फल दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी जातक को कोई बालक जन्मा और चंद्रमा उसके 6ठे 8वें 12वें में है और तुरंत वह जन्मा और बालक की मृत्यु हो गई। अब उस समय आप चंद्रमा का गोचर विचार कीजिए तो पता चलेगा कि अरे राम, यहाँ पर इस जातक का मृत्यु का कारण चंद्रमा बना और यह तात्कालिक फलों के लिए इसका गोचर विचार किया जाता है। ठीक है ना? जी ठीक है गुरुजी। अब समझ में आया? हाँ जी। अब चंद्रमा शुभ स्थान में गोचर कर रहा हो तो आपको लिखा हुआ है कि आपको बड़ी परीक्षा में पास होने का योग है और परीक्षा होने वाली है आपको उस 54 घंटे के शुभ फल से बाहर, तब आपका फलित गलित न हो जाएगा? बोलिए। बिल्कुल। तब क्या करेंगे? तब इसी आधार को मान के देखेंगे कि सूर्य कहाँ आ रहा, सूर्य की क्या स्थिति है। सूर्य जब उसमें आएगा तब चंद्रगत शुभ अशुभ फल हमको प्राप्त होगा। ठीक ना? ठीक ठीक है हाँ गुरुजी ठीक। हाँ, इसको आप लगा के देखिए, इसको सिद्धांत मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रमाण भी दिया। ये भी किसी न किसी ऋषि, किसी न किसी महर्षि, किसी न किसी, क्योंकि ज्योतिष के 18 ऋषि प्रवर्तक हैं और सब ऋषि अपने अपने अनुभवों के अनुसार, पराशर ने कुछ कहा तो बारह मिहिर ने कुछ कहा, तो फल दीपिका तो फल दीपिका ने कुछ कहा, तो जातक पारिजात कुछ कहा, तो सर्वार्थ चिंतामणि कुछ बोलता है। तो सबका अपना अपना अनुभव है ना? ठीक है गुरुजी। गुरुजी बस चलिए, एक बार सूत्र बोल दीजिए ताकि उसी हिसाब से हम लगा लेंगे। एक बार सूत्र बता, एक बार सूत्र बोल दीजिए बस। सूत्र सूत्र यही है कि चंद्रमा का, मान लीजिए कि चंद्रमा अशुभ स्थान में गया तो ये हानि किया, लग्न में गया तो पद प्रतिष्ठा, लेकिन कब हानि करेगा? तो जब उस स्थान पर सूर्य आएंगे तो वह 1 महीना उस जातक के लिए चंद्रमा जनित अशुभ या शुभ फल देने वाला घर स्थान हो तो शुभ फल, अशुभ दे तो 1 मास तक उस जनित फल उसको प्राप्त होगा। ये सिद्धांत है। ठीक है गुरुजी। अब यहाँ पे उस भाव में चंद्रमा और सूर्य इकट्ठे आने चाहिए। हाँ, ठीक नहीं है। नहीं नहीं, फिर कंफ्यूजन। एक बात मानिए, सूर्य प्रतिदिन 1 अंश चलता है हाँ जी। और चंद्रमा चंद्रमा उससे तो ज्यादा, 1 घंटे में जी। उससे ज्यादा चलता है ना। हाँ जी। तो आगे आगे कौन चल रहा है? आगे आगे चंद्रमा। बताओ। तो आगे आगे वो 0 डिग्री से, 0 से चला मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला धनु मकर, कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ऐसे निकला ना। जी। अब ये बताइए, चंद्रमा से भी कम चलने वाला कौन ग्रह है? हाँ चंद्रमा से कम कोई भी नहीं हाँ, चलता। कोई ग्रह नहीं भगवान।
तो बताइए, मैंने बताया भी था आप लोगों को। देखिए, इतना जल्दी भूल जाइएगा कि कौन सा ग्रह कितने दिन में एक राशियों का भोग करता है, मैंने लिखवाया भी हूँ। और देखिए कंफ्यूजन, आप लोग देखिए, सूर्य 1 मास, चंद्रमा 2.25 दिन, ऐसे करके मैंने लिखवाया भी था। जी गुरुजी, सूर्य से कम तो कोई भी नहीं चल, ओ सॉरी, चंद्रमा से कम तो कोई भी नहीं चलता। लाइए दूध लेके आते हैं। बुध और शुक्र की क्या स्थिति है? वो तो एक महीने में चलते हैं ना, जैसे 26 दिन 28 तो दिन में चलिए, एक राशि। चलिए तो चलिए, चंद्रमा के बाद अगला उसके पीछे चलने वाला ग्रह सूर्य है ना। जी हाँ जी। तो चलिए, तो मान के चलिए कि चंद्रमा जिन जिन स्थानों को छोड़ते हुए चल रहा है, सो अब वहां पर जब सूर्य आएंगे चंद्रमा से, तब वह उसका फल देंगे। यह ठीक ठीक सिद्धांत है। ठीक। अब जी अब जी। आपको अब आप इसको किसी कुंडली में लगाइए और तब इसका प्रैक्टिकल के लिए इसका प्रयोग कीजिए, तभी आपको पता चलेगा। जी 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 ठीक है गुरुजी, मैं ढूंढती हूँ कुंडली कोई ऐसे। हम्म। जी। जो इसका ये जन्म राशि से चंद्रमा का जो जो अशुभ स्थान है वहां पर जब सूर्य आएगा तो फल देगा। भगवान, आप लोग नोट्स नहीं पढ़े हैं? मैंने नोट्स में जो भेजा हूँ, वो नोट्स में एक चीज है कि नहीं कि मैं अलग बता रहा हूँ? नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियर होना चाह रहा था हाँ बोलिए, आप क्लियर बताइए। कि मैं कह रहा था जैसे चंद्र राशि से जहां जहां उसका अशुभ स्थान है, कि चंद्र हाँ राशि बोलिए से जहां बोलिए। जहां चंद्रमा के गोचर में अशुभ स्थान है वहां पर जब भी सूर्य आएगा तो वो उसका शुभ या अशुभ फल देगा महीना भर। चलिए, आज इसी को मैं पहले क्लियर करता हूँ, आप लोग ध्यान से रहिए। ये दिख रही है आपको? ये दिख जी रहा है गुरुदेव। आप लोग जी को? गुरुदेव। जी देखिए, जी गुरुदेव। क्या लिखा हुआ है इसमें कि चंद्र लगन से ही गोचर बस, जब चंद्रमा चंद्र लग्न से, कल अपने हमने एक मतांतर हुआ था कि लग्न से काउंटिंग करें, तो चलिए मैंने आधार 0 अंश लग्न से हम मान के चलते हैं। तो चलिए, लग्न को ही मकर राशि में चंद्रमा था, तो हमने लग्न से इसको देखा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा का गोचर अब चतुर्थ स्थान में, पंचम स्थान में, छठे स्थान में, इन सब स्थानों को देखने के बाद नवम स्थान को देखिए, उन्होंने क्या लिखा कि चंद्रमा 7वें स्थान में हो तो गोचर के दाम्पत्य जीवन में वैमनस्यता आती है। क्या लिखते हैं कि सूर्य चंद्रमा से 7वें स्थान में सूर्य गोचर से दाम्पत्य जीवन में आती है। ये सूर्य का गोचर है क्या? जी चंद्रमा का ही। नहीं, हाँ चंद्रमा देखिए का यहाँ, सप्तम। हाँ देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए 7वां 8वां 9वां, ये दिख रहा है ना? जी भगवान। जी इसको गुरुजी, पढ़िए। आपने 2 पेजेस, जो एक चंद्रमा का डाल दिया, एक सूर्य का डाल दिया। तो हमसे मांगा जो गया, मेरे पास था, मैंने दे दिया। और कहिए तो हटा दो उसको। नहीं नहीं, आधे आधे हैं, मतलब सप्तम भाव तक है दोनों। तो आगे बढ़ाना था आज ना, कल अच्छा सप्तम भाव ही अच्छा तो हुआ। हाँ, अच्छा तो अच्छा। आप लोग इस सिद्धांत को मानिए ना। चलिए, हमारे कहने के कारण आप इस सिद्धांत को मानिए, उसके बाद प्रयोग कीजिए, ना होगा तो उस पर दूसरा हम सिद्धांत लगाएंगे। ठीक ना? जी भगवान। जी जी जी। ठीक है गुरुजी। हाँ, आगे बढ़ू। जी जी जी। जी चलिए, तो कहाँ तक हम चंद्रमा का पढ़े थे?
चौथे भाव तक पढ़े थे महाराज गुरु जी। देखिए फिर वही है कि पंचम स्थान पुत्र कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है, और शायद चंद्रमा का गोचर में पांचवा स्थान अशुभ स्थान में आता है। जी गुरु जी, अशुभ भी आता है। तब जब चंद्रमा जन्म राशि वाले चंद्रमा से पांचवें स्थान में गोचर करे तो इस जातक को पेट की बीमारी होगी कि नहीं होगी? जी होगी गुरु जी। बताइए आप लोग, हरि किशन जी हैं, होगी? जी जी भगवान। बताइए काशी जी और लोग, मुकेश जी वगैरह सब लोग बताइए, होगी कि नहीं? जी भगवान जी। क्यों होगी? क्यों होगी? कारण क्या है कि पेट होगी? पेट का भाव है गुरु जी पंचम। प्रभाव इसलिए। अच्छा, तो पेट की बीमारी होगी तो हम, पेट में तो बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं। हो सकता है गैस की बीमारी हो सकता है दर्द की समस्या हो सकता है लीवर बढ़ जाए। तो कौन सी बीमारी होगी, कैसे देखेंगे? गुरु गुरु जी जी जो पांच सूर्य कुछ और जल पांच में से पांच पे कौन सी राशि है उससे देखेंगे। मान लीजिए कि कोई भी एक राशि हो तो हम राशि के आधार पर करेंगे कि जो जो ग्रह उसमें है वो अपना प्रभाव छोड़ेगा। जैसे चंद्रमा जल का कारक है तो आप कह सकते हैं कि सूर्य का आपको चंद्रमा जब यहाँ पर आएगा तो पेट की बीमारी में जलोदर देगा, उसके पेट में या लीवर में पानी की समस्या होगी क्योंकि जल हाँ तत्व जी कारक ग्रह। है। क्या हाँ जी जी गुरु गुरु जी बताइए? ठीक है। हाँ जी ग्रह के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि उसमें वही बीमारी आएगी। अब यहाँ पर जातक प्रेम विवाह की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा? बिल्कुल भागेगा क्योंकि मन का कारक भी है चंद्रमा। और प्रेम विवाह कहाँ से देखा जाता है? प्रेम विवाह पंचम भाव से। पंचम भाव से गुरु जी। अगर सप्तमेश, पंचमेश, लग्नेश इनकी युति बन जाए, सप्तम होता है काम का कारक, स्त्री कारक, पुरुष। ये तो आप समझते ही होंगे कि पुरुष की कुंडली में सप्तम हो जाएगा स्त्री कारक और स्त्री कुंडली में पुरुष कारक। तो पंचम सप्तम और लगन का संबंध जब होता है तो प्रेम विवाह जैसे, और उसमें भी पंचमेश पर राहु या शनि या पापक ग्रहों की अगर प्रभाव हुआ तो जातक प्रेम विवाह भी करता है तो समाज से अलग हटकर। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ तो प्रेम विवाह करता भी है तो समाज को लेकर, परिवार को लेकर। क्या जी 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 गुरु जी। यहाँ भी किसी को कोई समस्या? नहीं बताइए। नहीं नहीं नहीं। गुरु जी जब पांचवें भाव में जब चंद्रमा आएंगे तो प्रेम विवाह में मतलब होगा कि नहीं होगा? ऐसे गोचर के आधार पर हम नहीं, हम बता रहे हैं यहाँ पर चंद्रमा आएंगे तो ये तो उनका हो गया अशुभ स्थान गोचर कुंडली में। जी जी जी। हाँ, अब यहाँ पर आकर जातक की मन को भटका सकते हैं ना। हाँ जी गुरु जी, मन को या भटकाएंगे। संतान को प्रॉब्लम दे सकते हैं, जातक का मन गंदा हो सकता है, जातक भटक सकता है। माने जहां से जो जो चीजें विचार होती है यहाँ उन चीजों को और अपनी चीजों को मिलाकर बुरा फल ही तो देंगे ना। जी गुरु जी, हाँ बुरा फल ही देंगे। अब हाँ, जो पांचवा जो प्रेम, बाकी सब चीजें वो सब बुरी बुरी होंगी। हाँ, अब पांचवा प्रेम का होता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाए तो जातक को प्रेम विवाह की तरफ ठेलेगा ना।
जी गुरुजी। अगर सप्तम से संबंध बन जाता है या पापक ग्रहों से, तो वह विचार नहीं करेगा कि यह संबंध अनैतिक है कि नैतिक है। जी गुरुजी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी हाँ जी जी गुरुजी। गुरुजी। जी जी देखिए, गोचर को समझिए, अभी गोचर खत्म होने वाली नहीं है। गोचर आपको अष्टक वर्ग में अगर इसी तरह से उलझा कर रखिएगा तो मेन चैप्टर जो है अष्टम वर्ग, अष्टक वर्ग, वो छूट जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। फिर जीवन बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं गोचर पर लिखे हुए, बहुत सारे सिद्धांत मिलेंगे, उनका प्रयोग कीजिए। पहले आप अभी थोड़े थोड़े चीजों को समझिए। यानी कि चंद्रमा पंचम स्थान में आने पर गोचर में अशुभ प्रभाव देगा। तो पहला, यहाँ के जो भी चीजें विचारणीय है उन चीजों में बाधाएं उत्पन्न करेगा या उनके में नकारात्मक प्रभाव देगा। ठीक ना? क्या जी 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 गुरुजी। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ो। जी गुरुजी आगे बढ़िए। अब आता है छठा स्थान। छठा स्थान इसका शुभ है या अशुभ? बताइए गोचर में। शुभ है गुरुजी ये तो। शुभ है। अब जन्म राशि से अगर छठा स्थान में चंद्रमा आपका गोचर करे तो देखिए, जिस प्रकार लग्न कुंडली बनाते हैं उस प्रकार गोचर कुंडली बनाकर भी आप ग्रहों का वर्तमान कंडीशन देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह अपने शुभ स्थान में गोचर कर रहा है आपकी राशि से या अपने अशुभ स्थान में गोचर कर रहा है। मान लीजिए शनि की दशा चल रही हो और शनि का गोचर कुंडली में अशुभ स्थान में आपको है, तो दशा जो है वह कहीं ना कहीं आपको अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाएगी। ठीक है ना? बताइए। जी गुरुजी। हाँ, अगर दशा शनि की शुभ हो, शनि शुभ भाव में गोचर करते तो दशा का पूर्ण फल प्राप्त होता ना? बताइए। गुरुदेव होता भगवान। हाँ, तो छठा स्थान शुभ स्थान है। अब हो सकता है कि चंद्रमा किसी, मान लीजिए मीन राशि वाले के लिए छठा होगा, सिंह का छठा अलग होगा, तुला का छठा अलग होगा, मेघ का छठा अलग होगा, वृषभ का छठा अलग होगा। तो ये आपको देखना है कि किस राशि से छठा स्थान कौन सा भाव पड़ता है। अब जो भाव होगा उस भाव में चंद्रमा जब, तो चंद्रमा का गोचर सकारात्मक यानी कि अच्छा फल देगा। ये चीजें आप समझ में आ गई ना? हाँ जी गुरुजी ये तो समझ में आ ही गया। सबको आ गया ना? सबको आ गया? देखना क्या है, सबसे पहले राशि, उस जन्म की राशि कौन है। तो जब राशि देखेंगे तो तीन चीजें प्राप्त होगी। एक, हमारा चंद्र कुंडली बनेगा, वही कुंडली आपका गोचर कुंडली बनेगा, वही कुंडली राशि कुंडली भी बनती है। अब उससे ही हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब देखते चलते हैं कि तुला का छठा अलग है, मीन का छठा अलग है, मकर का छठा अलग है। होगा ना हरिकिशन जी, काशी जी? जी जी भगवान। बस आपको सिर्फ यह देखना है कि कौन सा ग्रह किस स्थान में गोचर कर रहा है, वह उसका शुभ स्थान है या वह उसका अशुभ स्थान है। तो छठा चंद्रमा शुभ फलदायक होता है। सातवां भी शायद चंद्रमा का शुभ ही स्थान होता है। हाँ जी है ना? हाँ जी जी अष्टम का चंद्रमा बुरा फल देता है। तो जिस स्थान पर अष्टमस्त चंद्रमा का गोचर हो
वहां से आपको बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। अब यह तो बताएगा वो भाव कि किस भाव में वह 8वां स्थान पड़ता है, शुभ अशुभ वहीं से हुआ। नवमस्त चंद्रमा क्या फल देगा? नवम भाव का चंद्रमा शायद अशुभता का फल देता है, क्योंकि नवम गोचर शुभ नहीं माना जाता है। जी गुरुजी बुराई दे। हाँ, आता है 10वां गोचर शुभ गोचर होता है चंद्रमा का। तो जन्म राशि से हम जिस लगन की कुंडली देख रहे हैं, जिस राशि से विचार करें, उससे 10वां स्थान में चंद्रमा जाएगा तो शुभ फल देगा। एकादश 10 एकादश ये दोनों शुभ स्थान होते हैं गोचर में, है ना? जी गुरुजी। गुरुजी बताइए एक प्रश्न। बात मैं ये पूछूं, एक बात वो सारी तो समझ में आ गया। अब एक बताइए आप मुझे, जैसे लग्न में शनि सॉरी लग्न का चंद्रमा कुंभ राशि का बैठा है, ठीक। हाँ, हम वहां से अब गोचर में जाएंगे, वहां से हम 10वें भाव में चले जाएंगे, ठीक है। वो समझ लो 6ठे भाव में चला गया हमारा, जो 10वां भाव आया ना, जैसे अभी जो जो शुभ मानते हैं हम, चंद्रमा का गोचर 10वें में स्थान पे हो तो शुभ है। अब वो जो शुभ स्थान जो बना हमारा 6ठा भाव कुंडली का, लग्न कुंडली का 6ठा भाव, तो अब हम उसके फिर शुभ फलों को बस उठा लें कि ये शुभ फल जो उस भाव के होंगे वो हमें शुभ दे देगा। अब देखिए, ऐसे ही कह रहे हो ना? 6ठा 8वां 12वां भाव में दोनों ही फल भरे पड़े हैं, शुभ और अशुभ दोनों। जी षष्ठेश अगर मजबूत होता है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है तो शत्रुघ्नता योग भी बनता है। अष्टमेश अगर मजबूत होता है तो आपको दीर्घायु भी बनाता है, ठीक ना? जी द्वादशेश अगर मजबूत होता है तो जातक का खर्च भी कम कराता है जी बिल्कुल। ना? जी तो देखिए, इन भावों से सकारात्मक और नकारात्मक विचार आपको करने होंगे। अब यहाँ पर सिद्धांत बदलेगा। अगर चंद्रमा ज्यादा पाप पीड़ित हुआ और शुभ स्थान होते हुए भी वहां पर नकारात्मक फल देगा। अगर मात्र कोई शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़े तो सामान्य फल देगा। अच्छा, यानी कि उसमें हाँ, भी हमने दृष्टियां देखनी है कि किसी की दृष्टि तो नहीं पड़ रही। तो क्या मैंने तो पहले ही बता दिया है कि हर लग्न के लिए हर कारक होते हैं। लिखवाया हूं ना आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुरुजी ये दृष्टि जो मैंने देखनी है गोचर से ही देखनी है ना, गोचर वाली दृष्टि। गोचर कुंडली में ही दृष्टि देखनी है, हाँ जी ठीक जी है। जी। और क्योंकि वहां पे कंडीशन अगर वहां पे अगर साथ में जैसे राहु केतु बैठे मिल गए हमें बाय चांस, तो वो भी साथ में युति वाला हिसाब भी देखना है कि वो पीड़ित हो रहा है या नहीं हो रहा। एकदम देखना है, एकदम देखना है। आप लोग पेपर वगैरह में नहीं देखते हैं कि शनि की राशि में सूर्य प्रवेश किए, अंगारक योग बना, विध्वंसक होगा। मंगल की राशि में राहु प्रवेश किए, विश्व के लिए खतरा का समय है। देखते हैं ना? जी सुनते हैं ना पेपर वगैरह में? जी 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 गुरु जी। तो देखना ही है, ठीक ना? अच्छा ठीक है। हाँ, अब जैसे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, इससे वो एक पीड़ित बात हो रहा है बिल्कुल। चंद्रमा। हाँ, सुनिए, एक बात आप सदैव ध्यान दीजिए, सदैव, कि ग्रहों का संबंध कभी विच्छेदन नहीं होता है किसी भी कुंडली में, चाहे गोचर हो चाहे कोई अन्य वर्ग कुंडली हो। संबंध के आधार पर ही आपका फलित होता है। अब मान लीजिए कोई ग्रह अपने भाव में, अपने उच्च राशि में, अपने मित्र राशि में प्रवेश करे तो नुकसान करेगा? नहीं बताइए। करेगा गुरुजी, नहीं करेगा। नहीं करेगा गुरुजी। नहीं करेगा। तो संबंध देखने हैं, दृष्टियां देखनी है। मान लीजिए कि अष्टम में गया चंद्रमा, मैंने क्या कहा कि अकेला गोचर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि संपूर्ण जीवन पर्यंत आपका वो फल दे सके। गोचर क्या है?
प्रतिदिन आपके राशि के अनुसार आकाश मंडल पर प्रतिदिन ग्रहों का ट्रांजिशन होता है, स्थितियां बनती है। गोचर का अर्थ होता है तात्कालिक स्थिति। क्या? जी जी 54 घंटे के बाद वो स्थिति बदल जाएगी, 30 दिन के बाद वो स्थिति बदल जाएगी, 13 मास के बाद वो स्थिति बदल जाएगी। और प्रतिदिन ग्रह 4 वर्ष चलते रहते हैं। आज बुध का राशि प्रवेश है तो कल मंगल का होगा, तो स्थिति सामान्य एक जैसे नहीं ना है। बताइए बताइए हमको। नहीं नहीं है। तो जब स्थितियां परिवर्तन होगी तो ग्रहों का फल परिवर्तन होगा ना। बिल्कुल गुरुजी। तो गोचर में हम आकाश की स्थिति देखते हैं, जन्म पत्रिका से हम भविष्य देखते हैं। जन्म पत्रिका हमारा वह, लग्न पत्रिका वह है कि जन्म के समय में जो आकाश में गोचरीय स्थिति थी, हम उसको लग्न कुंडली में डालकर भविष्य पर्यंत उनका फल देखते हैं। वह गोचरीय स्थिति हमारे जीवन पर्यंत एक गोचर के अनुसार वो फल करता है, क्योंकि ग्रह तो गतिशील हैं और लग्न पत्रिका हमारा स्थिर हो जाता है, हम लग्न को स्थिर कर देते हैं। करते हैं ना लग्न को स्थिति, लग्न को स्थिर बनाते हैं ना हम लोग, लग्न स्पष्ट कर कर। जी गुरुदेव, जी जी जी। साक्षी जी। हाँ जी गुरुजी बनाते हैं। तो गोचर आपका तात्कालिक है। कोई आपके यहाँ अतिथि आया और भोजन किया और चल गया, और फिर कोई अतिथि आया कि पूरा सर सामान बिस्तर वगैरह लेके आया कि कुछ दिन टिकूंगा, तो एक खाना खाकर चला गया और एक बिस्तर लेकर पड़ा हुआ है, दोनों में अंतर है। ठीक है ना? बिल्कुल अंतर है गुरुजी। तो इसलिए गोचर वर्तमान में प्रतिदिन, एक गोचर कुंडली प्रतिदिन बना सकते हैं, हर समय अभी का हम गोचर बना सकते हैं। तो ये तात्कालिक फल कथन के लिए गोचर का उपयोग होता है। गोचर में अकेले इतनी सामर्थ्य नहीं है। और यही गोचर को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका कंफ्यूजन अष्टक वर्ग दूर करेगा। मान लीजिए कि आपने चंद्रमा से सूर्य को देखा कि सूर्य 4, 8, 12 भाव में अशुभ स्थान है। ये चंद्रमा निर्णय कर रहा है। अष्टक वर्ग में 8 न्यायाधीश मिलेंगे, एक लग्न, एक बृहस्पति, एक चंद्रमा, एक सूर्य, 8 लोग मिलकर निर्णय करेंगे कि यह स्थान शुभ है कि अशुभ है। अब हो सकता है कि गोचर में 4, 8, 12 अशुभ स्थान है और अष्टक वर्ग में वो शुभता देने लगे, तो परिवर्तन हुआ ना। बताइए। बिल्कुल होगा गुरुजी। तो इसलिए गोचर को ज्यादा मत समझिए। गोचर में कुछ गोचर बस हमको ये समझना है, एक जो मैं पढ़ा रहा हूँ यह आधार है अष्टक वर्ग का। ये जो आप पढ़ रहे हैं कि चंद्रमा द्वितीय तृतीय स्थान में शुभ फल देगा, तो वहां पर जब भिन्नाष्टक और प्रस्ताराष्टक ग्रहों का बनाइएगा तो यही होगा कि देखिए, सूर्य से चंद्रमा प्रथम स्थान में शुभ हुआ, एक रेखा दे दो, द्वितीय स्थान में शुभ हुआ, एक पॉइंट दे दो, तो वहां पर 8 ग्रहों से अगर पॉइंट 4 से अधिक प्राप्त हुए, 30 से ऊपर सर्वाष्टक वर्ग में जिसको पॉइंट प्राप्त होता है वह भाव बलवान होता है। जब अष्टक वर्ग में 8वां भाव, 6ठा भाव और 12वां भाव अधिक रेखा वाला प्राप्त कर ले, तो जब ग्रह उसमें 4 वर्ष आएंगे गोचर करके, मान लीजिए कि आपका मीन लगन है साक्षी जी का, और अष्टक वर्ग में 6ठा, 8वां, 12वां में 32, 34, 36 पॉइंट दिए। अब जब 36 में, 34 में, 32 में कोई ग्रह आएगा तो उस भाव के फलों को वृद्धि करेगा।
अब क्या होगा, छठा स्थान रोग, ऋण, रिपु, शत्रु इसके बढ़ेंगे। तो इसीलिए अष्टक वर्ग में छठा, आठवां, 12वां इन 3 भावों में कम पॉइंट मिलना शुभ होता है। समझ में आया? जी। समझ में आया आपको सब? जी गुरुजी। जब बुरा भाव आपका कमजोर होगा तभी तो जीवन में सुख आएंगे। बिल्कुल हैं? अब बिल्कुल बताइए, गुरुजी। आपसे आपसे कहा जाए कि आप नवम भाव को कम पॉइंट दीजिए और 12वां को ज्यादा दीजिए, तो दीजिएगा? नहीं, भाग्य को बताइए। अच्छा बनाने के लिए ज्यादा नंबर तो वही चाहिए। तो यही होता है महोदया चमत्कार ज्योतिष का, कि जो गोचर अभी तक बता रहा है, आपने अभी तक जितना निर्णय किया है वो सब चंद्रमा से कर रहे हैं कि चंद्रमा से सूर्य का ये शुभ स्थान है और यह शुभ स्थान है, मंगल का यह शुभ स्थान। लेकिन जब अष्टक वर्ग में 8 लोग मिलकर करेंगे हम, उसकी प्रामाणिकता अधिक होती है। तो इसलिए गोचर का फल सामान्य होता है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना क्लियर कर सकती हैं, नहीं तो कहिए तो मैं आगे बढ़ूं। आगे बताइए, चलिए। आप लोग प्रतिदिन कुंडली बनाते हैं और देखिए आपके सॉफ्टवेयर में अष्टक वर्ग नाम का ऐप होता है, सर्वाष्टक वर्ग का नाम का ऐप होता है। उसमें आपको सिर्फ प्रस्तारक ही सीखने हैं। तो अष्टक वर्ग जब आप सीख लीजिएगा तो गोचर, अब मान लीजिए कोई ग्रह गोचर में अशुभ हो और अष्टक वर्ग में शुभ हो, तो हम किसको प्रधानता मानेंगे? बताइए। गुरुजी, आपके कहे अनुसार तो अगर अष्टक वर्ग की वैल्यू ज्यादा है तो उसी को मानेंगे फिर। नहीं, देखिए मैं पराशर नहीं हूँ, वारामिहिर नहीं हूँ, मेरे अनुसार नहीं। आप सोचिए, यहाँ पर एक व्यक्ति निर्णय दे रहा है, वहां पर 8 लोग निर्णय दे रहे हैं, तो 8 लोगों के द्वारा 8 लोगों के द्वारा जो परीक्षित किया गया है वो सही है कि एक लोगों के द्वारा दिया गया? 8 के द्वारा। तो इसीलिए ऋषियों ने कलयुग में अष्टक वर्ग को ही अब ये अष्टक वर्ग है, बड़ा चमत्कारिक वर्ग है। इससे आप मृत्यु, जन्म, विवाह सब चीज का फलित कर सकते हैं सिर्फ अष्टक वर्ग से। तो गोचर और अष्टक वर्ग दोनों का समन एक दूसरे के पूरक है। गोचर का जितना भी सूक्ष्म पाठ होता है वो अष्टक वर्ग बताता है। इसलिए गोचर पर ज्यादा, मान लीजिए कि चंद्रमा अष्टम में जाकर पापक ग्रहों से पीड़ित होकर बुरा प्रभाव दे रहा है, लेकिन हमने देखा कि अष्टक वर्ग में अष्टम भाव को मात्र 24 पॉइंट प्राप्त हैं, 16 पॉइंट प्राप्त हैं। अब चंद्रमा खाक करेगा वहां पर? बताइए बताइए। जी जी गुरुजी, सही कह रहे हैं आप। पहले जैसे आपने बताया कि उस वाले घर में कम पॉइंट होने चाहिए। जो भाव ही कमजोर है, जो मकान कमजोर है, मकान पूरा मकान गिरने वाला है और वहां पर पहलवान कोई गया, वो अकेले कितना संभाल सकता है उस मकान को? सारा मकान भूकंप आता है तो सारा मकान गिर जाता है, कोई व्यक्ति कितना संभाल सकता है? बताइए बताइए। एक कमरा संभाल सकते हैं कमरा, लेकिन सारा कमरा गिरने लगे तो कोई संभाल सकता है? नहीं गुरुदेव। तो इसीलिए अष्टक वर्ग पर ज्यादा फोकस करना न्याय उचित मार्ग है। हम अष्टक वर्ग में ही गोचर को पढ़ने का, ये तो गोचर तो हमारा बताने का प्रयास था कि देखिए यहाँ दूसरा बात है कि अष्टक वर्ग में गोचर बदलता है तो अष्टक वर्ग भी बदलते चलता है। ठीक है ना? तो चलिए
अभी और कोई समस्या है गोचर संबंधी? बताइए। नहीं गुरुजी ठीक है। समय भी हो गया। तो मैं ऐसा करता हूं कि सिद्धांत तो एक ही है। इतना समय बर्बाद करने की अपेक्षा है कि मैं प्रत्येक ग्रहों का गोचरीय फल आपको नोट्स के माध्यम से ही डाल देता हूं। आप लोग गोचर पढ़ लीजिए। मैं कल गोचर के 10 प्रमुख नियम होते हैं गोचर कुंडली देखने का, डायरेक्ट वही पढ़ा देता हूं। और एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है शनि का। शायद आप लोगों ने पढ़ा है, 7.5 ढैया पढ़े हैं कि नहीं? जी जी गुरुदेव। नहीं गुरुजी मैंने नहीं पढ़ा। चलिए, तो ना पढ़िएगा तो मैं कल शनि का गोचरीय फल और गोचर का सिद्धांत नियम कर मैं सीधे अष्टक वर्ग चालू करता हूं। आप लोगों का मन हो तो, क्योंकि देखिए सिद्धांत तो यही है गोचर में, साधारण गोचर में ही है कि चंद्रमा से शुभ स्थान में जाने वाला ग्रह स्थान जनित भावों को वृद्धि करेगा, अशुभ स्थान में जाने वाला गोचर करने वाला ग्रह उसको निगेटिव प्रभाव देगा, नकारात्मक प्रभाव देगा। ये सामान्य नियम है गोचर के। जी भगवान ठीक ना? ऐसे कीजिए जैसा आपने कहा, ठीक है गुरुदेव। नहीं, मैंने सुलभ रास्ता बताया। अब हम पढ़ रहे हैं कि चंद्रमा से चंद्रमा भाई इसमें है क्या? देखिए, इसमें तो पहले ही निर्धारित कर दिया गया है कि ए 2 3 सा 10 11 ये सब स्थान चंद्रमा के सूर्य के शुभ स्थान है ना? है? जी जी अब गुरुदेव। अब शुभ स्थान में जाने वाला ग्रह शुभ फल देगा, लेकिन इसका पूरा विश्लेषण तो ये जो स्थान है ये भी फिक्स नहीं है, आगे चलकर बदल जाएंगे। तो क्यों ना हम वहां से पढ़े जहां से स्थान बदलते हैं, यानी अष्टक वर्ग को देखते हैं। जी भगवान। ठीक है ना? जी 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 गुरुदेव। क्योंकि समय बर्बाद करने की अपेक्षा है कि मूलभूत विषयों को पढ़ा जाए। गोचर कोई, आप देखिए पंचांग उठाइए, पंचांग का अंतिम पृष्ठ होता है जिसमें गोचर जनित कुंडलियों का में फल कथन फिक्स किया गया है ना? पंचांग ऋषिकेश आप लोगों के पास है क्या? जी गुरुदेव है। कौन से पेज पे भगवान ये? सबसे लास्ट पृष्ठ देखिए, जी जहां पर यात्रा आदि का मुहूर्त है, कुंभ चक्र इत्यादि है। जी 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 गुरुदेव। चलिए इसको देखिएगा, हमको गोचर से क्या काम लेना है। अब मान लीजिए कि आपको जाना है नौकरी ज्वाइन करने। जी गुरुदेव। आपके पास कोई व्यक्ति आया कि गुरुजी बताइए कि ई महीना में हम किस दिन अपना नौकरी ज्वाइन करें। आपने क्या कहा? उसका गोचर कुंडली बनाया और सिद्धांत देखा कि राज कार्य में सूर्य का गोचर विचार होता है ना? जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब मान लीजिए सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर रहे हो, मकर राशि में गोचर कर रहे हो, तुला राशि में गोचर कर रहे हो, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए कि भाई इस मास भर तुम इंतजार कर लो। और क्योंकि तुम्हारा जो सूर्य गोचर में है वो अशुभ स्थान में गोचर कर रहा है ना?